हेलो क्लास 8। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमेना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से चैप्टर को रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं कुछ नेचुरल फिनोमेना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो पूरी तरह से प्रकृति के कंट्रोल में होता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नदियों, सागरों, पर्वतों, चट्टानों, मैदानों व मरुस्थलों वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और इस संसार में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। कैसी कैसी आपदाएं हैं बच्चों? नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल डिजास्टर्स, तूफान, चक्रवात, भूकंप तथा बाढ़ आदि प्राकृतिक क्या है? आपदाएं हैं। ये मानव के हाथ में नहीं होती हैं। चक्रवात तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से समस्त मानव एवं जीव जंतु को जितना नुकसान होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य इन विनाशों को कम करने की का प्रयत्न को सॉरी मनुष्य इन विनाशों को कम करने का प्रयत्न तो करता है, परंतु उस पर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस अध्याय में हम ऐसी आपदाओं का अध्ययन करेंगे तथा उनसे बचाव के उपायों पर भी विचार करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप हम आप सभी जानते होंगे भूकंप क्या है। भूकंप को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जब एक सडन शेक होता है पृथ्वी के नीचे, जब हमें एक वाइब्रेशन सा महसूस होता है, तो हम क्या कहते हैं कि भूकंप आ गया है। भूकंप पर सबसे अधिक विनाशकारी आपदाओं में से एक है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और कम। भूकंप का अर्थ है भूपटल में अचानक गति होने के कारण पृथ्वी उत्पन्न कंपन व पृथ्वी के हिलने डुलने में एक अवस्था का प्रकटीकरण, की जो पृथ्वी है वो हिलने डुलने लगती है, शेक करने लगती है। भूकंप के कारण क्या है? भूपटल में चट्टानों के टूटने व खिसकने या उनमें दरार पड़ने के कारण उत्पन्न भूकंप की लहरों से धरती हिलती तथा कांपती है। इस घटना को भूकंप कहते हैं। और कुछ भूकंप बड़े ही उग्र या प्रचंड होते हैं, जैसे ज्वालामुखी के फटने तथा बड़े भूस्खलन के कारण उत्पन्न भूकंप। जब बच्चों वॉल्केनिक इरप्शन होता है या लैंडस्लाइड हो जाती है, तब इसका एक प्रचंड रूप हम देखते हैं। कुछ वर्ड्स जो भूकंप से रिलेटेड हैं। सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का केंद्र। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप का उद्गम होता है उसे हम बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर बोलते हैं, फोकस बोलते हैं बच्चों। उन रोचक तथ्य क्या है? भूकंप उन स्थानों पर ज्यादा आते हैं जहां पृथ्वी किसी भी कारण से कमजोर होती है तथा जिन स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट अधिक होता है। एपिसेंटर क्या होता है? बिंदु केंद्र से ठीक ऊपर वाला स्थान अधिक केंद्र कहलाता है और वह बिंदु होता है जहां पर भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तथा सर्वाधिक हानि भी इसी स्थान पर होती है। भू भूकंप मापी सेस्मोमीटर भूकंपों का अध्ययन करने वाली शाखा को भूकंप विज्ञान कहते हैं। और भूकंप मापी सेस्मोग्राफ नामक एक यंत्र भूकंप को पहचानने तथा भूकंप की तरंगों को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देन वी हैव रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो हम इस स्केल से नापते हैं। ठीक है। तीव्र भूकंपों में से एक भूकंप को 2 जून 1897 ईस्वी को रिकॉर्ड किया गया था, जिसका केंद्र भारत में असम था। ठीक है। असम में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.9 थी। सन 2001 में भुज में आए भूकंप की तीव्रता 7.5 से ज्यादा थी। भूकंप संभावित क्षेत्र। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां भूकंप आने की संभावना रहती है? ऐसे क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं वो भूकंप संभावित क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कि कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्र हिमालय, उत्तरी पूर्व हिस्सा, कच्छ का रण क्षेत्र, राजस्थान, गंगा के तटीय मैदान तथा दक्षिणी भारत के कुछ केंद्र। अब क्या है? अब हमारा है भूकंप के प्रभाव, इसका क्या असर पड़ता है बच्चों? भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती है, इमारतों को होता है। हजारों लोगों की जान चली जाती है। सन 2005 में कश्मीर में आए भूकंप में 70,000 से अधिक लोगों का जीवन समाप्त कर दिया। आकस्मिक बाढ़ों और सुनामी का आना भी भूकंप के कारण ही होता है। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए भूकंप से सुनामी आई थी और इस सुनामी से इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, भारत और श्रीलंका में लाखों लोगों का जीवन जो है वो समाप्त हो गया।
भूकंप से बचाव कैसे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों भूकंप तो ऐसा नहीं है कि हम भूकंप को रोक दें, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। जितने भी ऐसे प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, तो हम क्या करते हैं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसे रोक नहीं सकते कि भूकंप ही ना आए। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशन कर सकते हैं, और भूकंप यदि आ गया है तो उसके पीछे उसका क्योर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बचाव करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे? किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छुप कर बैठ जाएंगे। बिस्तर पे हैं तो तुरंत अपने सिर पर तकिए से ढक लेंगे, अपने आप को भारी वस्तुओं से दूर रखेंगे, ठीक है। इमारतों, वृक्षों, जल से भरे टैंकों तथा विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे। खुले स्थान पर जमीन पर लेट जाएंगे, और यदि आप किसी कार या बस के अंदर हैं तो वहां से बाहर नहीं आएंगे। कोशिश कीजिए कि आप वाहन धीरे धीरे चलाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दें। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वैज्ञानिक भूकंप के उचित भविष्यवाणी करने की योग्यता में वृद्धि करने की आशा से भूकंपों का अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। अतः अब भी भूकंप आने के विशेष में पहले से ही नहीं बताया जा सकता, इसीलिए भूकंप के आने पर होने वाले नुकसानों से बचाव के लिए तथा उनको कम करने के लिए हमारे द्वारा बचाव के कुछ मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए। और ये मानदंड इस प्रकार है। नंबर 1, शहरों का विकास योजना के अनुसार करना चाहिए तथा इमारतों को भूकंप रोधी बनाना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्र में घर बनाने के लिए भारी निर्माण सामग्री के स्थान पर मिट्टी या लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। दीवार पर लटकने वाली वस्तुएं जैसे फोटोग्राफ, फोटो फ्रेम, गैस गीजर, गमले आदि को सुरक्षित स्थान पर लटकाया जाना चाहिए। अलमारियों को बिना किसी सहारे के खड़ा ना करने के बजाय उसको दीवारों से जोड़कर रखना चाहिए। भूकंप के दौरान सामान्यतः कुछ इमारतें आग पकड़ लेती हैं, अतः भूकंप संभावित क्षेत्रों में अग्निशमकों को रखना चाहिए। विशेषज्ञ एजेंसी जैसे प्रशिक्षित संरचनात्मक अभियंता, वास्तुकार तथा केंद्रीय इमारत अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की से परामर्श किया जाना चाहिए कि मकानों या घरों को कैसे भूकंप रोधी बनाना चाहिए। हम भी जब भी अपने मकान का कंस्ट्रक्शन हम कराते हैं तो हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो कैसा हो, भूकंप रोधी हो। वायुमंडलीय विद्युत, अब हम पढ़ेंगे बच्चों एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रमाणित किया था कि झंझावात थंडरस्टॉर्म के दौरान मेघ द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। उन्होंने दिखाया कि आकाश में चमकने वाली बिजली बादलों के बीच आवेश का बहुत तेज प्रवाह है। इस उद्देश्य से उन्होंने झंझावत के समय आकाश में रेशम की एक पतंग उड़ाई, जिसके साथ धागे के दूसरे सिरे पर धातु की कुंजी को स्पर्श किया। उन्हें क्या लगा, उन्हें एक झटका महसूस हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बादलों में से आवेश नम धागे से होकर कुंजी तक प्रभावित होने लगा था। जब धातु की कुंजी को स्पर्श किया गया तो भारी आवेश बेंजामिन के शरीर से होकर भूमि में प्रभावित होने लगा, जिससे उन्हें जोर का झटका लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि बादलों में विद्युत आवेश होता है। बिजली का चमकना या तड़ित लाइटनिंग, बादलों में नीले श्वेत प्रकाश का चमकना बिजली का चमकना या तड़ित लाइटनिंग कहलाता है। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न ऊष्मा के कारण वायु बहुत तेजी से फैलती है, जिसके कारण एक कंपन तरंग, वेव ऑफ वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जिसे प्रघाती तरंग, शॉक वेव कहते हैं, और इसी कारण गर्जन होता है जो हम सुनते हैं। अतः तड़ित उच्च ऊर्जा के साथ आवेश का उत्सर्जन है, जिसके साथ बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और यह अवशोषित मेघ बिजली के मार्ग में आने वाले वायु सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म हो जाती है। अतः उस समय इसका ताप लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस भागों के बीच हो सकता है। अतः हम देखते हैं कि तड़ित में बड़ी मात्रा में विद्युत आवेश मुक्त होता है। कैसे मेजरमेंट करें, कैसे उसको अवॉइड करें? पेड़ के नीचे ना रहें। पेड़ के नीचे खड़े होने से यदि पेड़ पर वज्रपात होता है तो आपको क्षति पहुंच सकती है। घर के अंदर रहने की कोशिश करें। यदि कोई सुरक्षित स्थान ना मिले तो निचले स्थानों में सिमट कर बैठ जाएं। तड़ित के दौरान तार रहित फोन या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्या ना करें? एक खुले हुए छत को अपने साथ लेकर ना चले, सॉरी, खुले हुए छाते को अपने साथ लेकर ना चले। वृक्षों से दूर रहे तथा जमीनों पर ना लेटे। टेलीफोन के कोड, विद्युत तार, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स उनसे बिल्कुल भी दूर रहे। लैंडलाइन टेलीफोन का उपयोग ना करें। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, प्रेस आदि, इनका उपकरण का इस्तेमाल ना करें, और खुले मैदान तथा वृक्षों के नीचे शरण ना ले।
तड़ित से भवनों की सुरक्षा, कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है लाइटनिंग से घरों का। तो भवनों में तड़ित संवाहक लाइटनिंग कंडक्टर लगाकर इसे वज्रपात से बचाया जा सकता है। तड़ित संवाहक के प्रयोग का विचार आज से 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। और एक अच्छा तड़ित संवाहक तांबे का बना होता है, जिसके एक सिरे पर तांबे का तीक्ष्ण शूल होता है और इसे भवन के सबसे ऊपर भाग पर लगाया जाता है। इसका निचला सिरा तांबे की पट्टी या तार जो भवन से भूमि तक रहता है से जुड़ा रहता है। तार का निचला सिरा तांबे की प्लेट से जुड़ा होता है और जो भूमि के अंदर गड़ा होता है जब बिजली चमकती है। और यह तड़ित संवाहक के ऊपरी सिरे शूल से टकराती है। चूंकि तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए मेघ से आने वाले सभी आवेश भवन को क्षति पहुंचाए बिना भूमि में चला जाता है। हालांकि इस बात पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि संवाहक और भूमि के बीच संपर्क अच्छा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भवन और उसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला तड़ित संवाहक दोनों को क्षति पहुंचा सकता है। यद्यपि तड़ित हमारे लिए क्षतिप्रद है, किंतु कुछ मामले में यह उपयोगी भी है। तड़ित के दौरान उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश से वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और यह जल वाष्प में घुलकर अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर गिरता है। यह अम्ल मिट्टी में मौजूद लवण से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन यौगिक बनता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इसके ये बेनिफिट्स भी बताए गए हैं आपको। जब तड़ित वायु से होकर गुजरता है तो ऑक्सीजन का एक अंश ओजोन में बदल जाता है। वायु में ओजोन की उपस्थिति सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ में लिखी हुई बातों को ध्यान में रखिएगा और दूसरों से भी साझा कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।